नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे BHIC इग्नू के ऊपर हिस्ट्री ऑफ अर्लियर अप टू 300 सेंचुरी। भारत का इतिहास, प्राचीनतम काल से लगभग 300 सदी तक का इतिहास। इग्नू के ऊपर हम बात करेंगे। इग्नू BA फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जिसमें हम बात करेंगे BHIC कोड हिस्ट्री वाली बुक का चैप्टर नंबर 15 की, जिसका नाम है दक्कन और तमिलम में आरंभिक राज्य निर्माण। अब आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ोगे। इससे पहले हमने अभी 14 चैप्टर तक उत्तर भारत के डेवलप के बारे में हमने बहुत अच्छे से देखा था कि उत्तर भारत का इतिहास किस तरीके से हमारे सामने जागृत हुआ। पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा, फिर देखा कि हड़प्पा के बाद वैदिक कैसे आया। वैदिक के बाद हमने देखा कि भारत के इतिहास में उत्तर के साइड में लोह, तांबे, इन सब का प्रचलन कैसे हुआ। फिर हमने देखा कि वो धीरे धीरे करके जनपद और महाजनपद में बदले। जनपद महाजनपदों में फिर जो शक्तियाँ आई थी, उन महाजनपदों में एक सबसे बहुत ही विशेष क्षेत्र निकला जिसका नाम था मगध। तो मगध एक साम्राज्य के रूप में कैसे विकसित हुआ, ये कई वंशों के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा, ये भी हमने देखा। ठीक, उसके बाद जनपदों के बाद हमने उसके प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक सारी सभ्यताओं को बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, सारे पहलुओं को बहुत अच्छे से देखा। अब हम दक्षिण भारत की तरफ आ गए हैं, जिसका दक्कन का मतलब है दक्षिण, और तमिलम यानी कि तमिल के बारे में कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। तमिल साइड में कौन से वंश निकल करके आए थे, ठीक है ना। तो ये आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, सो प्लीज़ स्टे हेयर टिल एंड ऑफ द वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग, प्लीज़ join the telegram group. Why? Because of you can, if you have any kind of doubt, so you can ask with us. Okay, by the telegram group you can update yourself. You can update by the videos, and by the WhatsApp group you can ask doubt anything. Okay, so now let's start the class. यहाँ पे आज हम सातवाहक के बारे में बात करेंगे। देखो, दक्षिण भारत में सबसे पहले जो राजवंश निकल करके आए थे वो आए थे सातवाहक। ठीक है, सातवाहन राजा। ठीक है, ये एक कबीलाई क्षेत्र था जिसने धीरे धीरे करके अपनी शक्ति को बहुत मजबूत किया और एक साम्राज्य के रूप में उभर करके आया। ठीक है, तो सातवाहन जो थे वो हम देखते हैं यहाँ पर। मौर्य उत्तर काल यानी कि उत्तर भारत की बात हो रही है। ये मौर्य काल में दक्कन राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना। ठीक है, दक्कन राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना। वह प्रथम सदी ईसा पूर्व में शक्तिशाली सातवाहकों ने एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी, जिसे आंध्र सातवाहक के नाम से जाना गया। आंध्र सातवाहक वंश के नाम से जाना गया। इसके बारे में जानकारी पुराणों से प्राप्त हुई। तमिल क्षेत्र में केवल मुखिया तंत्र का अस्तित्व था, राज्य जैसी कोई संस्था नहीं थी। देखो, उत्तर भारत से सीधा कनेक्शन यहाँ दक्षिण भारत की तरफ कैसे आया, इसके पीछे का एक इतिहास भी है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। आपको पता है कि उत्तर भारत में, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम है ना। उत्तर भारत की तरफ हमारा साम्राज्य विकसित हो रहा था। आपको पता है कि हमारा व्यापार भी चल रहा था अच्छा खासा। मान लीजिए, लेट सपोज ये भारत का मैप है, हमारा व्यापार भी चल रहा था अच्छा खासा। तो जब व्यापार एक क्षेत्र से दूसरी जगह जाएगा तो केवल हम सामान का ही आदान प्रदान नहीं कर रहे, उसके अलावा हमारे विचार आदान प्रदान होते हैं, हमारी संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, और हमारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। उसी तरीके से जब यहाँ का कोई भी व्यक्ति दक्षिण भारत में आता था तो उसे वहाँ के कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता था, उसे वहाँ के जनसमूह के बारे में पता चलता था, वहाँ के लोगों के बारे में पता चलता था। तो इस तरीके से आदान और प्रदान होता रहता था। ठीक, तो इसी तरीके से जब उत्तर भारत के मौर्य वंश के एक आखिरी शासक ने जब दक्षिण भारत में प्रवेश किया तो उनको दिखा कि दक्षिण भारत में हम अपना दबदबा बना सकते हैं। तो इस तरीके से दक्षिण भारत में एक राजवंश की स्थापना होनी शुरू हुई। ठीक, मुखिया तंत्र एक ऐसी व्यवस्था थी जो वंशानुगत आधारित थी। ठीक है, वंशानुगत आधार पर आधारित थी, जिसमें मुखिया का शासन होता था। एक क्षेत्र होता था, क्षेत्र में मुखिया रहेगा और उस पूरे क्षेत्र का कंट्रोल केवल मुखिया के हाथ में रहेगा। कबीलों के कुछ नियम होते थे। ठीक है, गोत्रता के सूत होते थे जिसमें वो आपस में बंधे रहते थे और उन सबको उन्हीं के अधीन रह करके काम करना पड़ता था। सातवाहन युग का इतिहास कहाँ से आया है ये हम देख लेते हैं। सातवाहन युग के इतिहास में ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार दक्षिण की दस्यु जाति थी। ठीक है, दक्षिण में एक जाति थी जिसका नाम था दस्यु, जिसे सातवाहन के नाम से जाना गया। जो सातवाहन राजा निकले थे वो इसी जाति से निकले थे, दस्यु जाति से निकले थे। आर्य और द्रविड़ के सम्मिश्रण में से
उत्पन्न हुई थी ये जाति, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि क्षत्रिय वंश की जाति थी, आर्य वगैरह थे इसमें। पुराणों के अनुसार इस वंश में 30 राजाओं ने 40 वर्षों से अधिक राज्य किया। ठीक है। सातवाहकों ने काफ़ी बड़ी संख्या में चांदी, तांबे और मिश्रित सिक्कों को ढलवाया। सातवाहकी ऐसे पहला वंश था जिसने चांदी के सिक्के सर्वप्रथम बनवाए थे। ठीक है। चांदी के सिक्कों का राजा का चित्र होता था, यानी कि राजा जो चांदी के सिक्के थे उसके ऊपर राजा का ही चित्र बनवाते थे, सातवाहन राजा का नाम लिखा होता था उस पर। सबसे प्रारंभ का साक्ष्य मध्य महाराष्ट्र राज्य में जो नासिक के पास एक गुफा मिली है, उसके ऊपर जो पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण लेख है, वहाँ से हमें सातवाहन के बारे में पता चलता है। नासिक में सबसे पहले सातवाहनों के हमें साक्ष्य मौजूद मिले हैं। ठीक है। सातवाहन युग के भौतिक पहलुओं को हम देख लेते हैं कि सातवाहन युग का भौतिक पहलू क्या था। दक्कन महापाषाण निर्माता लोहे के इस्तेमाल और खेती दोनों से परिचित थे। दक्कन के लोग लोहे और खेती दोनों से परिचित थे। वो लोग फावड़े के अलावा भी कई सारी चीज़ों का उपयोग करते थे। वो कुल्हाड़ियाँ लगाते थे, ठीक है, कुदाल वगैरह ये सब यूज़ करते थे ताकि उत्खनन अच्छी हो खेती वगैरह में। सातवाहकों ने सोने का प्रयोग भी बहुत अच्छे तरीके से किया। बहुमूल्य धातु के रूप में वो लोग उसका प्रयोग करते थे। उनके जो सिक्के होते थे वो अधिकांश लैंड यानी कि शीशे के जो होते थे वो पाए गए हैं दक्कन में। ठीक है। उन्होंने पोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी चलाई। पिलनी के अनुसार आंध्र राज्य की सेना में 1,00,000 पैदल सिपाही, 2,000 घुड़सवार और 1,000 हाथी थे। सोचिए इनकी इतनी बड़ी सेना थी, 1,000 हाथी और 2,000 घुड़सवारी रखते थे। दक्कन के लोगों ने क्या किया था, वो लोग सिक्के, पक्की ईंट और छल्लेदार जो कुएं वगैरह होते थे, इन सब का प्रयोग वो लोग करते थे। ठीक है। सातवाहन युग की प्रशासनिक ढांचा को हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। राजा का पद सबसे ऊपर होता था। ठीक, उसको धर्म का संरक्षण भी माना जाता था। क्यों? क्योंकि सातवाहन जो निकला है वो आर्य के एक जाति से निकला है। इसमें राम, भीम, केशव, अर्जुन जो थे वो प्राचीन देवताओं के गुण इनके अंदर विद्यमान थे। प्रशासनिक इकाइयां अशोक के काल की तरह जिला को आहार कहते थे। ठीक, इनके जिला को क्या कहते थे? आहार। आहार का मतलब है एक जिला, एक क्षेत्र। उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह ही आमत्य और महाआमत्य कहलाते थे। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काल गौमिल्क था। गौमिल्क एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल घुड़सवार थे। यानी कि नौमिलिक जिस समूह को हैंडल करता था उसमें 9 हाथी, 9 रथ, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक रहते थे। ये उनका फिक्स था, ये प्रशासनिक ढांचा था वहाँ पे। धर्म की अगर हम बात करें तो सातवाहन शासकों ने ब्रह्मचार्यवाद का नेतृत्व किया। इसके पीछे का कारण यही है कि क्योंकि ये जो जाति निकली है वो आर्य वंश से निकली और आर्य खुद ब्राह्मण थे। आरंभ से ही राजा और रानियों ने अश्वमेघ जैसी यज्ञ वगैरह को प्रधानता दी। कृष्ण, वासुदेव इन सबको बहुत ज़्यादा प्रधानता देते थे। वो वैष्णव यानी कि विष्णु जी को मानते थे। वैष्णव देवताओं के उपासक थे। उपासक मतलब पुजारी थे। उनके राज्य में बौद्ध धर्म का भी बोलबाला आ गया था। महाराष्ट्र में पश्चिम दक्कन के नासिक और जुनार क्षेत्र में बौद्ध धर्म अच्छा खासा फला और फूला। देखो कुछ वास्तुकला यानी कि कुछ साक्ष्य भी मिले हैं वास्तुकला के तौर पे। महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काटकर अनेक चैत्य और विहार बनाए गए। चैत्य बौद्ध मंदिर का काम करते थे। ठीक है, बौद्ध मंदिर होते थे और बिहार में भिक्षु निवास होते थे। विहार जो था वो एक निवास स्थल का नाम था जहाँ पे भिक्षुओं को रखा जाता था। ठीक है, क्योंकि ये खुद ब्राह्मण थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ये बौद्ध धर्म का अच्छा खासा संरक्षण भी किया था, तो ये ब्राह्मणों को, भिक्षुओं को, ब्रह्मचार्यों को बहुत ज़्यादा प्रधानता देते थे। सबसे मशहूर चैत्य पश्चिमी दक्कन में काले का है। ठीक है, यह लगभग 40 मीटर लंबा और 25 मीटर ऊंचा था। नासिक में 3 विहार मिले हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्तूप भी हैं, बौद्ध स्तूप, अमरावती और यहाँ पर जो नागरकुर्जुन कोंडा देखोगे आप, ये सब चीज़ें, और ये सारे ही आकार में क्या थे? गोला थे। तो यह था आपका चैप्टर नंबर 15। होप से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैप्टर नंबर 15 भी खत्म। बहुत जल्दी आपके 2 चैप्टर्स वो भी खत्म हो जाएंगे। हम सिलेबस खत्म कर चुके हैं लमसम। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते आप ये भी बताइएगा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर लाइव क्लासेस कब से चाहिए। क्या आप लोग इच्छुक हैं? क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं लाइव क्लासेस के लिए? लाइव क्लासेस रहेगी आपकी एवरीडे
हाफ एन आवर की, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे हर एक चैप्टर से जहाँ से आप एक क्वेश्चन एक दिन में करोगे, साथ के साथ करेंगे, सब बच्चों मिल के करेंगे तो क्वेश्चन आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।